नमस्कार। वेलकम टू शिक्षक वार्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सीटेट प्रैक्टिस सेट की श्रेणी में आज हम देखेंगे सीटेट जनवरी 2021 प्राइमरी लेवल का जो पेपर हुआ था उसी के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो सेक्शन था दोस्तों 30 क्वेश्चन उसी को हम देखेंगे, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये है सीटेट जनवरी 2021 का मेन पेपर है जो हमारा बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र होता है वो सभी को करना अनिवार्य होता है। तो हम पार्ट फर्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेक्शन देख रहे हैं, यही हम 30 क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए दिया गया है पार्ट फर्स्ट भाग प्रथम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों प्रश्न संख्या 1 से 30 के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिया गया है आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग ए प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग सीइंग दिस हिज फादर रिस्पॉन्डेड डोंट बिहेव लाइक ए गर्ल बॉयज डोंट क्राई दिस स्टेटमेंट बाय द फादर। यानी दोस्तों, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन फर्स्ट ऑप्शन है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, दूसरा है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, तीसरा है लैंगिक भेदभाव को कम करता है, चौथा ऑप्शन है लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। यानी देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, डोंट बिहेव लाइक ए गर्ल, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। बॉयज डोंट क्राई दिस स्टेटमेंट बाय द फादर, उसके पिता का जो ये स्टेटमेंट है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामित किया जाना चाहिए। अब दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या क्यों कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी, दूसरा ऑप्शन है अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी, तीसरा ऑप्शन है छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, चौथा ऑप्शन है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी, तीसरे का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और एक समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है। तीसरा ऑप्शन है समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। चौथा ऑप्शन है परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 का दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। ठीक है, और परिवार जो है समाजीकरण के प्राथमिक कारण यानी प्राथमिक कारक है और परिवार ही जो है समाजीकरण की प्रथम पाठशाला होता है। ठीक, चौथे का फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन।
देखिए दिया गया है बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है कि, किस पर जोर देता है दोस्तों? इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ठीक है, 5 का हमारा तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। प्रथापूर्व, दूसरा ऑप्शन है प्रथागत, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रथागत, चौथा ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक। तो दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन प्रथागत। 6 का दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दिया गया है लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। फर्स्ट ऑप्शन है सांस्कृतिक उपकरणों पर, दूसरा है गुणारोपण पर, तीसरा है अभिप्रेरणा पर, संतुलीकरण पर, चौथा ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर 7 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सांस्कृतिक उपकरणों पर यानी कल्चरल टूल्स पर। ठीक है, 7 का जो है हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए दिया गया है जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक उपकरणों यानी साइकोलॉजिकल टूल्स, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, तीसरा ऑप्शन है विकास का समीपस्थ क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है स्कीमा मनोबंध। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन जो हमारा है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए दिया गया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? पहला ऑप्शन है अमूर्त सोच का विकास, सेकेंड ऑप्शन है विचार सोच में केंद्रीकरण, तीसरा ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक सोच, चौथा ऑप्शन है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो यहाँ पर 9 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन विचार सोच में केंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा ऑप्शन सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। दूसरा ऑप्शन है विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है। तीसरा ऑप्शन है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। चौथा ऑप्शन विकास बहुआयामी होता है। दूसरा ऑप्शन कट जाएगा बिल्कुल ही, क्योंकि विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम से ही होता है, ये ऑप्शन टोटली गलत है। नेक्स्ट है देखिए बोल रहा है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, यह भी गलत हो जाएगा आपका। और फर्स्ट ऑप्शन जो है विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, यह भी गलत हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10 का चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, 10 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, विकास बहुआयामी होता है। 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए दिया गया है सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इज, यानी जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? पहला ऑप्शन है सांवेदिक मूर्त अमूर्त, दूसरा ऑप्शन है अमूर्त सांवेदिक मूर्त, तीसरा ऑप्शन है मूर्त अमूर्त सांवेदिक, चौथा ऑप्शन है अमूर्त मूर्त सांवेदिक। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सांवेदिक मूर्त और अमूर्त, यानी सेंसरी, कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट। तो 11 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए दिया गया है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज, यानी एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, दूसरा ऑप्शन है अध्यापक के पक्ष पर असफलता, तीसरा ऑप्शन है योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, और चौथा ऑप्शन है अध्यापन
अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। 12 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए दिया गया है एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, दूसरा है अविभेदी समरूपी निर्देशों पर, तीसरा है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव पर, और चौथा ऑप्शन है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के ऑप्शन अगर आप देख लेंगे समझ लेंगे सही से एज ए टीचर के रूप में तो आपको ऑप्शन तत्काल ही मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए दिया गया है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है मंदित छात्र, दूसरा ऑप्शन है विकलांग छात्र, तीसरा ऑप्शन है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, चौथा ऑप्शन है छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ठीक है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, दूसरा ऑप्शन है संरचनात्मक शिक्षण शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, चौथा ऑप्शन है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो यहाँ पर देखिए क्या उपयोग नहीं करना चाहिए कि एक अध्यापक को? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, दूसरा ऑप्शन है अपसारी चिंतन, तीसरा है अति सक्रियता, चौथा है असतर्कता। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन अपसारी चिंतन। 16 का दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए दिया गया है विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? 17 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। देखिए दिया गया है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, दूसरा ऑप्शन है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, तीसरा ऑप्शन है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, चौथा है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का तीसरा सही है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है देखिए अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चे को दंड देकर, एकदम गलत। दूसरा ऑप्शन है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, थर्ड ऑप्शन है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, और फोर्थ ऑप्शन है यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो यहाँ पर देखिए 19 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। ठीक है, यानी हमारा जो 19 नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, शर्मिंदगी डैश, यहाँ पर खाली स्थान, का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। दूसरा ऑप्शन है का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। चौथा ऑप्शन है कि भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 20 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, जो शर्मिंदगी है का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 नंबर है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? यानी which of the following is most effective mode of teaching learning? फर्स्ट ऑप्शन है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, यानी ये रट्टा मार तोता बना रहा है, इसको ये विकल्प गलत हो जाएगा। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तीसरा ऑप्शन है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, ये भी गलत हो जाएगा आपका। चौथा ऑप्शन है अनुकरण नकल दोहराना। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर का? 21 नंबर का दूसरा ऑप्शन सबसे राइट है, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए दिया गया है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 22 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए दिया गया है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचनाएं अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। दूसरा ऑप्शन है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तीसरा ऑप्शन है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। चौथा ऑप्शन है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो यहाँ पर 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना जो है अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। 23 नंबर का पहला सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए दिया गया है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? यानी बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, उच्च उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना उच्च भय। तीसरा ऑप्शन है संतुलित योजना कोई भय नहीं, और चौथा ऑप्शन है कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, 24 का तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों के कोई भूमिका नहीं होती, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चौथा ऑप्शन है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यानी प्ले एन एक्टिव रोल इन। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 25 नंबर का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए दिया गया है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? यहां पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है योग्यता सुधार्य है। दूसरा ऑप्शन है योग्यता अटल है। तीसरा ऑप्शन है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथा ऑप्शन है असफलता अनियंत्रित है। तो यहाँ पर 26 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन योग्यता सुधार्य है। क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। दिया गया है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। दूसरा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तीसरा है बारंबार परीक्षाएं। चौथा है अन्वेषण और संवाद। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी अन्वेषण और संवाद। क्वेश्चन नंबर 27 का फोर्थ ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। दिया गया है, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की
के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक जो वह स्वयं से बात कर रही है क्या दर्शाता है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, दूसरा है स्वनियमन, तीसरा ऑप्शन है आत्म केंद्रिता, चौथा है मनोवैज्ञानिक विकार। तो यहाँ पर 28 जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन स्वनियमन। स्वनियमन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए यहाँ पर मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों को नामांकित करना, दूसरा ऑप्शन है योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, चौथा ऑप्शन है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। यहाँ पर 29 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना है, यानी दोस्तों किस विद्यार्थी में सीखने में कहाँ कठिनाई आ रही है या उसकी प्रॉब्लम क्या है, इस चीज को पहचान करने में जो है मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 का थर्ड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। बच्चे के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन है हेरिडिटी ओनली, दूसरा ऑप्शन है एनवायरमेंट ओनली, तीसरा है नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट, चौथा ऑप्शन है इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। क्वेश्चन है हमारा बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। दोस्तों ये था हमारा सीटेट जनवरी 2021 प्राइमरी लेवल का जो पेपर हुआ था, उसी के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। और दोस्तों आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। आशा है कि सीटेट में इस बार आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।